गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास जीपीएस। तो बच्चों आज जो है अपन व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत जो है आपका जो है आज जो है तीसरे भाग में पर्यवेक्षक के गुण के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों से आगे देखेंगे क्वालिटीज ऑफ ए सुपरविजन, जो एक कक्षा 12वीं के लिए बच्चों यहाँ पर। तो उत्पादन कार्य में सुपरवाइजर का विशेष महत्व होता है। देखो सुपरवाइजर में बीच की जो कड़ी कहा जाता है, या उत्पादन में श्रम व पूंजी के मध्य जो है मधुर संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मैं बताया बच्चों में सुपरवाइजर जो होता है दोनों का काम करता है, श्रम और पूंजी का। तो अतः पर्यवेक्षण में निम्न गुण होना आवश्यक है। पहला, तकनीकी एवं कार्य संबंधी ज्ञान होना चाहिए, मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसके संबंध में तकनीक होना चाहिए। दूसरा है प्रबंध कार्य का अनुभव, मतलब कब से कैसे करते हैं उसके प्रबंध के बारे में उनका अनुभव। तीसरा, संगठन की सामान्य जानकारी, मतलब किस प्रकार को संगठित करके रखा जाए। चौथा जो है टीम भावना है ना, दूरभाषी, मतलब आपका जो टीम भावना है किस प्रकार बना के रखना उसके बारे में। कार्य में निष्पक्षता, मतलब जो कार्य कर रहे हैं उसमें निष्पक्ष होना, किसी प्रकार के दोष ना होना। छठवां देखेंगे बच्चों उत्तरदायित्व का उचित निर्वहन, मतलब जो कार्य उसको दिया गया उसको उचित निर्वहन के रूप में किया जाता है। अगला बच्चे सातवां, कार्य के प्रति रुचि निष्ठा व समर्पण भाव, मतलब वो कार्य में लगा हुआ है उस कार्य में रुचि प्रतिष्ठा समर्पण के भाव से करना चाहिए। और आठवां देखेंगे तीव्र प्रखर व त्वरित निर्णय लेने वाला, मतलब तीव्र प्रखर मतलब अच्छे ज्ञानी बुद्धिमान और जो है समय के अनुसार उसको तीव्र जो है निर्णय लेने की क्षमता। नौवां जो है प्रशासनिक कार्य का अनुभव, मतलब शासन के द्वारा जो नियम बनाते हैं उनके संबंध में भी जानकारी का अनुभव होना। अगला है दसवां है श्रमिकों में प्रबंधकों की बात सुनने व समझने की क्षमता, मतलब उनको देखो कोई सब कुछ ज़्यादा जोर से बोलते हैं कोई धीरे से, लेकिन तब भी उनको क्या है उनकी बात को समझना और उनके अनुसार या कुछ दूसरा शब्द में बोलना, तो उनको समझने की क्षमता होना चाहिए। इस प्रकार हमने इसमें पर्यवेक्षक के गुण देखे। जो अगला देखते हैं पर्यवेक्षक के कार्य, मतलब वही सुपरवाइजर, फंक्शन ऑफ द सुपरवाइजर। तो किसी भी कार्य के लिए सर्वप्रथम पर्यवेक्षक ही जिम्मेदार होता है। कार्य को संपादित करने में सुरक्षा है ना पर्यवेक्षण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, अतः उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य का विशेष महत्व होता है। अमेरिकन श्रम जो अधिनियम द्वारा पर्यवेक्षकों को दी गई परिभाषा में पर्यवेक्षक के कार्य की स्पष्ट व्याख्या की गई। बच्चों यहाँ पर पर्यवेक्षक के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। पहला, कार्यों का नियोजन करना, मतलब प्लानिंग द वर्क, जो प्लानिंग कार्य का योजना करना। ठीक है बच्चों, पर्यवेक्षक एक विशेष शाखा का प्रमुख कर्मचारी होता है तथा उसके शाखा के कार्य के लिए वही उत्तरदायित्व होता है, अतः उस शाखा के कार्य की पूर्ण रूपरेखा तैयार करना, योजना बनाकर उसे उच्च अधिकारी को प्रस्तुत करना, मतलब जो कार्य कर रहा है वहाँ से उसके आगे भी उनको कार्य करना पड़ता है। इस योजना में कर्मचारी की संख्या, उसकी आवश्यकता, माल की स्थिति, उपकरण की जानकारी, कार्य की स्थिति आदि की योजना शामिल करनी है, मतलब किस प्रकार उसको योजना करना है, कर्मचारी की संख्या होना चाहिए, कितनी आवश्यकता है, कितनी माल लगेगा, कितना उपकरण लगे, ये सब चीज़ उनको क्या करना है, कार्य की योजना तैयार करना पड़ेगा। दूसरा देखेंगे शाखा का संगठन करना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन द सेक्शन। तो कौन सा सेक्शन में किसको क्या कराना है, तो अपनी शाखा में उचित संगठन बनाए रखना, शाखा में कार्य का है ना कार्यों का बांटना, कर्मचारी के स्तर वरिष्ठ तथा वह सभी कार्य पर्यवेक्षण को करने पड़ते हैं जिससे उस शाखा की संगठन व्यवस्था सुदृढ़ बने रहे। अगला है कार्य के प्रति अभिप्रेरण, मोटिवेशन करना उसको, मतलब उसको प्रेरित करना उसको कार्य में। अभिप्रेरण का वह शक्ति जिसे मनुष्य कार्य करने के लिए स्वयं जो है प्रेरित होता है, अतः अपनी शाखा के कर्मचारियों को कार्य के प्रति उचित या रुचि बढ़ाने, कार्य को गुणवत्ता के अनुरूप करने तथा समय पर कार्य पूर्ण करने के लिए अभिप्रेरित करने का कार्य पर्यवेक्षक का होता है। पर्यवेक्षक जो है जितना रुचि बढ़ाना उसको कार्य गुणवत्ता लाने, ये सब उनके कार्य में होता है। अगला देखेंगे प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देना, मतलब ट्रेनिंग एंड इंट्रोडक्शन। तो ट्रेनिंग के यहाँ मतलब इंट्रक्चर है ना, ट्रक्शन जो दिया है मतलब उसको निर्देश करना, प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देना, ट्रेनिंग का मतलब है ना। तो श्रमिक को जब तक उसको प्रशिक्षण नहीं मिलेगा उस कार्य में कैसा होगा। श्रमिकों एवं निम्न स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का निकटतम प्रत्यक्ष संबंध परीक्षण से रहता है, अतः प्रशिक्षण का प्रारंभिक कार्य पर्यवेक्षक द्वारा ही किया जाता है। साथ ही समय पर आवश्यक होने पर मार्गदर्शन देने का कार्य जो क्या है पर्यवेक्षण द्वारा ही किया जाता है। अगला है लक्ष्य को प्राप्त करना, मतलब टू अचीवमेंट टारगेट, मतलब हमको लक्ष्य उसको प्राप्त करना। प्रबंधकों द्वारा पर्यवेक्षकों को उनकी शाखा के कार्य के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना पर्यवेक्षक के लिए आवश्यक हो जाता है। लक्ष्य को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण कार्य पर्यवेक्षक द्वारा ही किया जाता है, मतलब किस प्रकार उसको करना है। शाखा नियंत्रण, कंट्रोल ऑन सेक्शन, मतलब उनको सेक्शन को कैसे नियंत्रण किया जाए, है ना।
तो यहाँ पर पर्यवेक्षक शाखा का अधिकारी होता है। शाखा पर पूर्ण नियंत्रण रखने व अनुशासन बनाए रखने का कार्य पर्यवेक्षक का होता है। अपनी शाखा या विभाग में उत्पादन पर नियंत्रण, कर्मचारियों पर नियंत्रण, सामग्री पर नियंत्रण का कार्य करता है। तो अगला देखिए बच्चों, शाखा नियंत्रण हो गया। उसके बाद विभागीय लेखा रखना, मतलब वो कौन कौन से मेंटेन करना है। मेंटेन रिकॉर्ड, विभाग में होने वाले व्यय, आय, कर्मचारी पर होने वाले व्यय, संभावित व्यय आदि संबंधित समस्त लेख रखने का कार्य पर्यवेक्षक का होता है। अगला बच्चों 8वां देखो, सूचना संबंधित कार्य, कम्युनिकेशन वर्क, मतलब एक दूसरे के संचार के माध्यम बनना, मतलब एक दूसरे को सूचना मिलते रहना। तो उच्च स्तर या प्रबंधक से प्राप्त सूचना को अपनी शाखा के कर्मचारियों तक पहुंचाना, शाखा की आवश्यक सूचना प्रबंधक तक पहुंचाना, अर्थात सूचना के आदान प्रदान का कार्य पर्यवेक्षक को करना होता है। मतलब यहाँ से वहाँ से यहाँ जो है। अगला देखेंगे 9वां जो बताया गया बच्चों, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, इंश्योरिंग, है ना, सेफ्टी, ऐसा रहता है। शाखा में कार्य करने वाले कर्मचारी की पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था का कार्य भी होता है पर्यवेक्षक का। इसके लिए कार्य के दौरान आवश्यक जो है सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रारंभिक दायित्व पर्यवेक्षक का ही होता है। इसके लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था पर्यवेक्षक को ही करना होता है ना। इसके लिए पर्यवेक्षक कुछ सावधानियां अपने कर्मचारी को बतलाता है, इसे ध्यान रखना। अगला 10वां देखेंगे बच्चों, यहाँ पर है ना, परिवेदनाओं का निपटारा, सेट ऑफ, है ना, ग्रीवेंस। जब दो या अधिक कर्मचारी किसी संगठन में काम कर रहते हैं या करते हैं तो उनकी कुछ न कुछ जो समस्या अवश्य रहती है। ये समस्याएं कार्य संबंधित, वेतन संबंधित या अन्य हो सकती है। इनको दूर करने का कार्य पर्यवेक्षक का होता है। इन परिवेदनाओं जैसे ग्रीवेंस को दूर करने के लिए प्रबंधन से आवश्यक मार्गदर्शन लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला देखते हैं निर्देशन और पर्यवेक्षण में अंतर। निर्देशन एवं पर्यवेक्षक के कार्य का स्वभाव ही एक ही होने से कुछ लोग इन दोनों को एक ही मानने लगते हैं, किंतु इन दोनों में स्तर का अंतर होता है ना। जो है ऊपर से निर्देश आता है, पर्यवेक्षक ऊपर से नीचे दोनों काम करते हैं यहाँ पर। तो इन दोनों में उसी प्रकार अंतर है जैसे प्रशासन जो है प्रबंध में अंतर है। पहला देखते हैं निर्देशन। निर्देशन जब पर्यवेक्षक की तुलना में एक विस्तृत शब्द है ना। निर्देशन जो है पर्यवेक्षक की तुलना में, निर्देशन में उन सभी क्रियाओं तकनीकों को शामिल किया जिनको प्रयोग निर्देशन को देने या दिखाने के लिए किया जाता है कि कार्य संगठन की योजना के अनुरूप हो रहा है या नहीं, बल्कि पर्यवेक्षक का उद्देश्य कर्मचारी को कार्य को देखना तथा उनके कार्य के लिए प्रेरित करना होता है। दूसरा देखेंगे बच्चों, निर्देशन का स्तर उच्च होता है तथा निर्देशन संबंधी संपूर्ण संगठन से होता है, अर्थात निर्देशन संबंधी कार्य संपूर्ण संगठन के लिए ही किया जाता है। जबकि पर्यवेक्षण के स्तर निम्न होता है, आपको बताया था। पर्यवेक्षण का कार्य जो है संबंध केवल किसी विशेष शाखा से ही रहता है तथा पर्यवेक्षक का निर्देश आदेश किसी विशेष शाखा तक ही सीमित रहता है। तीसरा देखेंगे बच्चों, निर्देशन जो है प्रबंध के समस्त स्तरों पर, चाहे उच्च हो चाहे मध्य निम्न में अत्यधिक महत्वपूर्ण, जबकि पर्यवेक्षण संचालक स्तर निम्न स्तर पर ही अधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षक व कर्मचारी का आमना सामना होता रहता है। वहाँ पर वह एक दूसरे के से व्यक्तिगत रूप से परिचित, जबकि निर्देशन में ऐसा संभव नहीं होता है। ठीक है, पर्यवेक्षक है। 5वां देखेंगे बच्चों, निर्देशन का उद्देश्य संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आदेश व निर्देश देना है, जबकि पर्यवेक्षण कार्य यह देखना है कि कार्य जो है आदेश के अनुसार हो रहा है या नहीं। यदि नहीं हो रहा है तो उसे उचित क्या है विधि से करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है अपन ध्यान देंगे। क्या चीज़ पढ़े बच्चों, याद हो सभी को। जो पढ़े गया है आपका निर्देशन और जो है पर्यवेक्षण, मतलब जो अपन कार्य को करने वाला, दोनों एक ही होता है लेकिन दोनों में अंतर होता है बच्चों। अब आते हैं अभिप्रेरणा। तो अभी मोटिवेशन करना, अब उसको किस तरह का बढ़ावा मिलता है प्रेरित करना कार्य के लिए। जैसे एक विद्यालय में छात्रों को मन पढ़ने में लगा रहा है ना था। यहाँ पर बोला गया एक विद्यालय में छात्रों का मन पढ़ने में नहीं लग रहा था, बताया गया। तब छात्रों ने कहा, सर आज पढ़ने का मूड नहीं है। शिक्षक ने कहा, कोई बात नहीं है, सभी विद्यार्थियों को यहाँ बुलाओ। शिक्षक ने सभी विद्यार्थियों को टीपू सुल्तान का एक उत्साहवर्धक किस्सा सुनाया। इतने में विद्यार्थी ने एक स्वर में कहा, सर अब मूड फ्रेश हो गया, कृपया बताइए कि प्रेरणा क्या है। तब ये जो चीज़ बताया वही तो प्रेरित है उसको कार्य करने के लिए। तो प्रबंध की सफलता कर्मचारी की कार्य क्षमता पर निर्भर है। कर्मचारी की कार्य क्षमता उनकी जो है व्यावसायिक योग्यता एवं कार्य करने की इच्छा पर निर्भर है। जहाँ तक बोला जाए व्यावसायिक योग्यता का प्रश्न है, इससे कर्मचारियों को नियुक्ति एवं प्रशिक्षण द्वारा
पूरा किया जा सकता, मतलब उसको कार्य को भरा जा सकता है। किंतु कार्य करने की इच्छा पूर्णतः कर्मचारी पर निर्भर होती है। मतलब देखो, काम जो है प्रेरित जरूर करे, लेकिन उसके कर्मचारी पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। नियुक्ति प्रश्न द्वारा पूरा किया जा सकता है, किंतु कार्य पूर्ण इच्छा निर्भर होती है। कार्य करने की इच्छा के अभाव में व्यवसाय व अन्य योग्यता महत्वपूर्ण हो जाए। जब तक उसमें ध्यान ही नहीं है तो उसमें प्रेरित करने का मतलब ही क्या है। कहा गया कि हम घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, किंतु उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। कर्मचारियों में कार्य करने की इच्छा जागृत करना तथा उसे बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसी हेतु उन समय समय पर प्रेरित करते रहना चाहिए। सीखने के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग में से प्रेरणा कहा गया है। प्रबंध शास्त्र में इसे प्रेरण कहते हैं। तो आइए बच्चों, अपन जो है नेक्स्ट में जो है पढ़ेंगे अपन का अभिप्रेरण का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहाँ तक। गुड डे आज के लिए।